नमस्कार दोस्तों, मैं देवीलाल चौधरी प्रिंस सिविल सर्विस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि अपन आरपीएससी और पीछे की एग्जाम में जितने भी राजस्थान में कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें आए हुए क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कस कर रहे थे अपन। तो ये गागर में सागर बढ़ने वाली प्रश्नोत्तरी, एक क्वेश्चन के साथ अनेकों क्वेश्चन जो एग्जाम हॉल में आपको देखने को मिलते हैं, किस प्रकार का पैटर्न एग्जाम में रहता है, उसके बारे में आज अपन विस्तार से बात करते हैं। प्रिंस सिविल सर्विस क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। प्रिंस सिविल सर्विस से जुड़े, छोटी सी उम्र में आईएएस और आरएस बनने का सपना साकार करें। कॉलेज के प्रथम वर्ष से ही आईएएस और आरएस की तैयारी का सुसज्जित स्थान प्रिंस सिविल सर्विस सीकर। तो वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगर टोंक, रेड टोंक, नगरी चित्तौड़। टाटा नगर किसको बोलते हैं? तो रेड टोंक, नगर टोंक, नगरी चित्तौड़ तो किसे बोलते हैं? रेड टोंक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, रेड टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी कौन सा शहर कहलाता? टोंक। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी राजस्थान के इतिहास की? तो राजस्थान के इतिहास की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? तो मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। और इस मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन थे? तो हमीर खां पिंडारी। हमीर खां पिंडारी। हमीर खां पिंडारी। राजस्थान का टाटा नगर कौन सा शहर कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? टोंक। तो क्वेश्चन पूछा गया है, वह स्थान जिसे भारत का प्राचीन रेड टोंक और भारत में नवाबों की नगरी किसे कहते हैं? तो भारत में नवाबों की नगरी बोलते हैं लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश। राजस्थान में एकीकरण के समय कितनी रियासतें थी? 19। कितने ठिकाने थे? 3। केंद्र शासित प्रदेश कितने? 1। अजमेर मेरवाड़। 3 ठिकाने, निमराना निमराना अलवर में, लावा पुराने समय जयपुर में, वर्तमान में टोंक में, और तीसरा था कुशलगढ़। और कुशलगढ़ कहां था? बांसवाड़ा। तो दोस्तों, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, क्वेश्चन के बारे में अपने को पता होना चाहिए। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है, तो रेड टोंक। टोंक को नवाबों की नगरी, टाटा नगर एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक। टोंक की बात करें तो टोंक में बिशलपुर बांध, टोंक में दिघी कल्याण जी मंदिर, टोंक बहुत ही पर्यटन के लिए भी प्रसिद्ध है। संत धन्ना की जन्मभूमि धुवन गांव टोंक। तो राजस्थान का वह जिसे भारत का टाटा नगर बोलते हैं, रेड टोंक को एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, जिसके संस्थापक कौन थे? हमीर का पिंडारी। एकीकरण हुआ उस समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19। ठिकाने 3, केंद्र शासित प्रदेश 1। निमराना, लावा और कुशलगढ़। भारत की नवाबों की नगरी किसे बोलते हैं? लखनऊ। लखनऊ यूपी। तो नेक्स्ट, निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर में ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए? कांतली, लूणी, चंबल और बनास। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आरएस प्री कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किस नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, नीम का थाना तहसील जिला सीकर। खंडेला की पहाड़ी, नीम का थाना, हाल ही में जिला बनाया गया भाई नीम का थाना, तहसील और जिला कौन सा? सीकर। कांतली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता? गणेश्वर। और इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। किस सभ्यता को बोलते हैं? गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं क्या बोलते हैं? जननी। इस गणे कांतली नदी चूरू है, सीकर व झुंझुनू को 2 भागों में बांटती है और चूरू की सीमा पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी,
आंतरिक प्रवाह की बड़ी नदी तो कौन सी नदी? कांतली नदी। राजस्थान से होकर गुजरने वाली पूछे तो घग्गर। कौन सी नदी? घग्गर। और राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कांतली। निम्न में से किस नदी के किनारे गणेश्वर ताम्रयुगीन अवशेषक सभ्यता के अवशेष पाए गए? कांतली। कांतली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी, नीम का ताना तहसील, जिला सीकर। कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, इस गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ये कांतली नदी चूरू और झुंझुनू जिले को सीकर और झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है और चूरू की सीमा पर विलुप्त हो जाती है। राजस्थान के ऐसे कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं? चूरू और बीकानेर। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कोटा, सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़। ऐसे कौन से जिले जिनमें कोई नदी नहीं? चूरू और बीकानेर। राजस्थान की नदियों को प्रवाह की दृष्टि तीन भागों में, आंतरिक प्रवाह की, बंगाली खाड़ी की और अरब सागर की। अरब सागर की राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूणी। बंगाली खाड़ी की होकर गुजरने वाली पूछे तो चंबल, और राजस्थान की बड़ी पूछे तो बनास। आंतरिक प्रवाह की राजस्थान से होकर गुजरने वाली पूछे तो घग्गर, और राजस्थान की बड़ी नदी पूछे तो कांतली। और कांतली नदी का उद्गम स्थान खंडेला की पहाड़ी, नीम का ताना तहसील, जिला सीकर। नेक्स्ट, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्ण रूप से मालव नगर कहा जाता है? रेड टोंक, नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। किस पुरातात्विक स्थल को पूर्ण रूप से मालव नगर कहा जाता है? नगर टोंक, नलियासर सांबर, सुनारी झुंझुनू, रेड टोंक। नगर टोंक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, नगर टोंक मालव नगर के नाम से जाना जाता है। सुनारी, सुनारी सभ्यता कहां स्थित है? तो झुंझुनू। रेड कहां है? टोंक, नलियासर सांबर, नलियासर सांबर जयपुर। सांबर झील के निर्माता कौन थे? वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान। इस वासुदेव चौहान को चौहान वंश का आदि पुरुष व मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। मूल पुरुष के नाम से जाना जाता है। सांबर झील का निर्माता, सांबर झील का निर्माता किसको कहा जाता है? तो सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को ही कहा जाता है। सांबर झील संपूर्ण भारत का कितना परसेंट नमक? 8.7%। सांबर झील में नमक प्राप्त करने की पद्धति क्या है? क्यार। क्या सांबर झील के किनारे कौन सी मस्जिद? नलियासर मस्जिद। सांबर झील के किनारे देवयानी तीर्थ, देवयानी तीर्थ। इस देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी कहते। तो किस पुरातात्विक पूर्ण रूप से मालव नगर टोंक? सांबर झील जयपुर, अजमेर और नागौर जिले में फैली हुई है। सांबर झील संपूर्ण भारत का कितना परसेंट नमक? 8.7% नमक। सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान। चौहान वंश का आदि पुरुष व मूल पुरुष को बोलते हैं वासुदेव चौहान को। सांबर झील के किनारे नलियासर मस्जिद। सांबर झील के किनारे शाकंभरी माता मंदिर, सांबर के चौहानों की कुल देवी। सांबर झील के किनारे देवयानी तीर्थ। इस देवयानी तीर्थ को तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, महाभारत काल में अवशेष कहां मिले? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह में, माउंट आबू में, नलियासर में, रन्ना में। तो अलवर के निकट बेराट सभ्यता के नजदीक, बेराट सभ्यता में किसके? महाभारत के उल्लेख मिले। बेराट सभ्यता किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। इस बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, खंडित नदी, विखंडी नदी व ताला नदी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इतिहास की एकमात्र ऐसी नदी जिसकी कोई सहायक नदी नहीं है, सहायक नदी नहीं है, तो कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। चंबल के अलावा दूसरी ऐसी नदी जो अपना जल यमुना में डालती है तो कौन सी नदी? बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी बेराट की फाड़िया जयपुर से निकलती है। तो महाभारत काल के अलवर के निकट बेराट व निकट नोह है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ए राइट आंसर। महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले? अलवर के निकट बेराट व भरतपुर के निकट नोह से। ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? बाणगंगा
बाणगंगा को अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, विखंडित नदी, ताला नदी के नाम से किसे बोलते हैं? बाणगंगा। राजस्थान की ऐसी नदी जिसकी कोई सहायक नदी नहीं, बाणगंगा। चंबल के अलावा दूसरी ऐसी नदी जो जल अपना यमुना में डाले तो कौन सी? बाणगंगा नदी। तो दोस्तों क्लास से जुड़े रहे, ये क्वेश्चनों की श्रृंखला, गागर में सागर बढ़ने वाली क्वेश्चनों की श्रृंखला, एक क्वेश्चन में अनेकों क्वेश्चन। ज्यादा से ज्यादा क्लास अच्छी लगे तो लाइक व शेयर करें। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।